हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मेमोरी क्या होता है और उसके प्रकार। ठीक है, मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। तो कुछ जितने भी मेमोरी होते हैं सब मेमोरी को हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास में हम मेमोरी देखो क्या होता है मेमोरी। तो यह इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। मानव में कुछ बातों को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार मेमोरी है। यह मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग है। यह एक संग्राहक उपकरण है, अतः इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी, आंतरिक मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे याद रखने के लिए हमारे पास मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार आपके कंप्यूटर के पास क्या होता है, मेमोरी होता है। ठीक है, अब देखो कितने टाइप्स की मेमोरी बताया। जैसे आपको मैं बताया कि मेमोरी का अभिन्न अंग होता है, जैसे मुख्य मेमोरी हो गया आपका, प्राथमिक मेमोरी हो गया। तो मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, तो कॉमनली दो प्रकार के होते हैं। एक होगा आपका प्राइमरी मेमोरी और एक होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी बोलेंगे। जबकि आपके सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। कौन सा मेमोरी कहा जाता है आपका, ऑक्सिलरी मेमोरी या सहायक मेमोरी। तो ये दोनों मेन टाइप्स हो जाते हैं किसके, आपके मेमोरी के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपका जो दो टाइप्स के है मेमोरी का, उसमें से पहला प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है आपका, प्राइमरी मेमोरी केवल वही डाटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है जिसमें कि कंप्यूटर अभी वर्क कर रहा हो। मतलब करेंट में जिसमें वर्क करते रहता है उसी को क्या करता है, वो होल्ड करके रखता है। ठीक है, इसमें बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी होती है और डेटा इसमें लॉस्ट हो जाता है जब पावर को स्विच ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब भाई उसमें उसकी कैपेसिटी कम होता है, जैसे स्विच ऑफ किया जाएगा पावर को तो ऑटोमेटिक उसका डेटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, मिट जाता है डेटा। तो ये किसकी खासियत है, प्राइमरी मेमोरी की। अब खासियत ना बोल के इसका डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो इसको आप। तो ये जनरली सेमीकंडक्टर डिवाइस से बना हुआ होता है, इसको भी याद रखना है। किससे बना होता है, तो जनरली सेमीकंडक्टर डिवाइस से बना हुआ होता है। ये मेमोरी रजिस्टर के जैसे फास्ट नहीं होते, मतलब आपका रजिस्टर जो रहता है वो फास्ट होता है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी जो है वो रजिस्टर की तरह फास्ट नहीं होते। डेटा और इंस्ट्रक्शन जिन्हें की प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है वो इसी मेन मेमोरी के भीतर रिसाइड करती है। ठीक है, तो सीधा सीधा मेन मेमोरी यही मेमोरी है जिसमें क्या होता है, कोई भी डेटा तो रहता है, लेकिन मान लो हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और लाइट चली गई, तो लाइट जाने के बाद वो डेटा क्या हो जाता है, मिट जाता है। तो ये मेमोरी क्या कहलाएगा, प्राइमरी मेमोरी। अब देखो प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं उसको भी हमको देखना है। तो पहला देखो स्थायी, दूसरा कैश, ठीक है, और तीसरा अस्थायी। ठीक है, नॉन वोलेटाइल, कैश और वोलेटाइल। उसके बाद देखो स्थायी में हम किसको देखेंगे, स्थायी में आप रोम को देख लो। नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी का टाइप्स क्या है आपका, रोम है। रोम भी कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा 3 प्रकार, तो देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। ठीक है, मतलब नॉन वोलेटाइल स्थायी मेमोरी। अब किसको स्थायी मेमोरी बोलेंगे, मतलब भाई जिसमें डेटा ना मिटे, डेटा लॉस ना हो, वो क्या कहलाएगा आपका, नॉन वोलेटाइल या स्थायी मेमोरी कहलाता है। तो उसका एग्जांपल है आपका रोम। तो रोम जो है वो कैसा है आपका, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, उसके बाद कैश और फिर आपका वोलेटाइल में अस्थायी, तो अस्थायी आपका रैम है। तो इसमें मैं 3 टाइप बताया रोम का, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। हम जब इसको डिस्क्राइब करेंगे तो आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रैम देखते हैं। रैम क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह एक हिस्सा होता है कंप्यूटर की मेन मेमोरी की, जिसे कि सीपीयू से डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, किसकी, तो मेन मेमोरी का एक पार्ट है जिसे हम सीपीयू से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। रैम का इस्तेमाल डेटा को रीड और राइट करने के लिए किया जाता है। मतलब डेटा को हम क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, जिससे कि सीपीयू रैंडमली एक्सेस करता है। मतलब रैंडमली क्या करेगा, उसको कोई भी डेटा को क्या करेगा, वो एक्सेस करेगा। रैम की मेमोरी
वोलेटाइल होती है। जैसे अभी मैं बताया किसके टाइप्स हैं, वोलेटाइल्स, रैम के टाइप्स हैं। तो रैम की मेमोरी कैसी होती है, वोलेटाइल, मतलब आपका अस्थायी होती है। ज़्यादातर डेटा और प्रोग्राम जिन्हें कि मॉडिफाई किया जाता है उन्हें रैम में स्टोर किया जा सकता है। मतलब हम उसको बार बार अगर मॉडिफाई करना चाहेंगे तो उस डेटा को कहाँ रखेंगे, रैम में रखेंगे। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है वो किसका है, आपका रैम का है, ठीक है। तो ज़्यादातर डेटा और प्रोग्राम जिन्हें मॉडिफाई किया जाता है उसे कहाँ पे स्टोर किया जाता है, रैम में। इसका पूरा नाम आपको याद रखना है। पूरा नाम क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। रैम का इस्तेमाल डेटा को रीड और राइट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और सीपीयू से डायरेक्ट एक्सेस करते हैं, किसके थ्रू, हम रैम के थ्रू, ठीक है। तो ये सब बातों को क्या करेंगे, आप याद रखेंगे। दूसरा देखो कैश मेमोरी। अब हम देखते हैं कैश मेमोरी क्या होता है। तो कैश मेमोरी एक बहुत ही हाई स्पीड की सेमी कंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू को स्पीड अप कर देती है। मतलब सीपीयू की स्पीड को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है, ठीक है। तो सीपीयू को क्या कर देगा, स्पीड अप कर देती है। तो याद रखना, अगर पूछा जाए भाई रैम, रोम और कैश में, तो कैश जो है वो ज़्यादा फास्ट रहेगा। यह एक बफर की तरह एक्ट करती है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच। इनकी इस्तेमाल डेटा और प्रोग्राम के उन हिस्सों को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें कि सीपीयू के द्वारा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, तो सीपीयू के द्वारा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है। डेटा और प्रोग्राम के हिस्सों को पहले ट्रांसफ़र किया जाता है डिस्क से कैच मेमोरी तक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, जहां से उन्हें सीपीयू आसानी से क्या कर लेता है, एक्सेस कर लेता है। तो सीधा सीधा अगर इसको मेन पॉइंट को पकड़ोगे तो ये सीपीयू और रैम, मतलब जो हमारा मेन मेमोरी है उसके बीच में रहता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कैश मेमोरी बोला। तुरंत जो डेटा हमको चाहिए हम कहाँ से लेंगे, यहीं से लेते हैं। कहाँ से, हमारा कैश मेमोरी से, ठीक है। इसीलिए सीपीयू की स्पीड को क्या कर देता है, स्पीड अप कर देता है। मैं बताया ना, स्पीड को क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। तो ये कौन सा मेमोरी हो गया, आपका कैश मेमोरी हो गया, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका आ सकता है। किस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सा है, तो कैश मेमोरी क्या है, आपका हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग रोम। रोम किसका टाइप है, आपका नॉन वोलेटाइल, मतलब स्थाई मेमोरी। स्थाई मेमोरी का टाइप क्या है, रोम। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ऑनली मेमोरी, ये पूछा जाता है। या बहुत से सर्कुलर इन्फॉर्मेशन जो कि सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं उन्हें स्टोर करता है। जैसे कि प्रोग्राम जो कि इनिशियल होता है और कंप्यूटर को बूट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन है, तो रोम जो है वो कैसा मेमोरी है, आपका नॉन वोलेटाइल। मतलब जब हमारा कंप्यूटर बूटिंग होता है, कंप्यूटर में बूटिंग का प्रोसेस चलता है, तो यही मेमोरी में चलता है। कौन सा मेमोरी में, रोम में। तो ये कैसा मेमोरी है, आपका नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है। अब देखो ये एम्बेडेड सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है या जहाँ पर प्रोग्रामिंग की कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो कैसे जगह में, तो ये एम्बेडेड सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है या जहाँ प्रोग्रामिंग की कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब एक बार लिख दिए भैया प्रोग्राम, तो एक बार क्या कर दिए, उसको फिक्स कर दिए। तो जहाँ पे चेंज नहीं करेंगे वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, रोम का यूज़ करते हैं। तो याद रखना कि रोम जो है वो कैसा मेमोरी है, तो स्थाई मेमोरी है। बार बार ये क्वेश्चन आता है, कैसे मेमोरी है आपका, स्थाई। स्थाई मतलब नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो इन्हें कैलकुलेटर और पेरिफेरल डिवाइस में मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। किस में इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका कैलकुलेटर हो गया और पेरिफेरल डिवाइस में मुख्य रूप से क्या किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। किसको, रोम को, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ऑनली मेमोरी होता है। पूछा जाता है कि रोम किस टाइप का मेमोरी है, तो रोम स्थाई मेमोरी है, ठीक है। जबकि रैम किस टाइप का मेमोरी है, तो रैम आपका अस्थाई मेमोरी, मतलब उसमें डेटा मिट जाता है, इसमें डेटा नहीं मिटता। एक हिसाब से बोल सकते हो उसको टेम्परेरी मेमोरी भी बोल सकते हो, इसको परमानेंट। अब इसका 3 टाइप्स जो है, पहला टाइप्स क्या है आपका, 3 टाइप्स बताया था। पहला टाइप्स आपका पी रोम। पहला तो आपको पी रोम का फुल फॉर्म जानना है कि पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखो पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। क्या होगा, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसे यूज़ भी प्रोग्राम किया जाता है और एक प्रोग्राम कर दिया गया तब डेटा और इंस्ट्रक्शन जो इसमें होते हैं
उन्हें और चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब एक प्रोग्राम बना दिया, मतलब एक प्रोग्राम के रूप में क्या कर दिया, उसमें कोई भी चीज़ को स्टोर कर दिए, बाद में हम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या वो कहलाता है आपका पीरोम। पीरोम का क्या काम है, तो डेटा और इंस्ट्रक्शन जो इसमें होते हैं उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब एक बार डेटा को आप यहाँ पे डाल दिए तो उसको आप क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या है आपका पीरोम। उसके बाद देखते हैं ईपीरोम। ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या है, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इरेजिबल। अब ये इरेजिबल का मतलब क्या होता है, मतलब हम डेटा को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें रीप्रोग्रामेड भी कहा जाता है, उसे प्रोग्रामेट कहा जाता है, इसे क्या बोला जाता है, रीप्रोग्रामेट भी कहा जाता है। इसमें डेटा को इरेज करने के लिए उन्हें एक्सपोज किया जाता है अल्ट्रावायलेट लाइट में। साथ में इसे रीप्रोग्राम करने के लिए आपको सभी प्रीवियस डाटा को इरेज करना पड़ता है। मतलब इसमें डेटा इरेज हो सकता है, मतलब डेटा को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो ये क्या कहलाएगा आपका ईपीरोम। इसका फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना है, इरेजिबल। ठीक है, उसके बाद ईईपीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये किसका फुल फॉर्म हो गया आपका ईईपीरोम का। क्या नाम है आपका, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो देखो इसमें क्या होता है, तो इसमें डेटा को इरेज किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा आप इसमें से डेटा क्या कर सकते हो, मिटा सकते हो। जबकि ईपीरोम में अल्ट्रावायलेट से हम डेटा क्या करते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, साथ में इसे अल्ट्रावायलेट लाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम चाहे तो चिप के सभी पोर्शंस को क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। मतलब ईपीरोम में चिप की जितने भी पोर्शन रहेगा उस सब में हम क्या कर सकते हैं, डेटा को हटा सकते हैं। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिकली इनेबल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी। उसके बाद देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। वो पूरा क्या था आपका, प्राइमरी मेमोरी था। हम किसका टाइप्स देखेंगे, आप सेकेंड टाइप्स देखेंगे हम, क्या, सेकेंडरी मेमोरी। तो इस प्रकार की मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ये बहुत ही स्लो होती है मेन मेमोरी के तुलना में। मतलब हम जो अभी मेन मेमोरी देखें उसकी तुलना में ये क्या होता है, स्लो होता है। और कैसा मेमोरी है ये, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मतलब आपका स्थायी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी जितना रहता है प्राय क्या रहेगा आपका, स्थायी मेमोरी रहता है। ठीक है, तो इसका मुख्य इस्तेमाल डेटा या इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। कैसा स्टोर करेगा ये, परमानेंटली स्टोर करता है। किसको परमानेंटली स्टोर करेगा, तो डेटा या इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, कौन परमानेंटली स्टोर करता है, तो सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद देखो आपका सीपीयू डायरेक्ट इन मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता, बल्कि इनके लिए उन्हें इनपुट आउटपुट रूटीन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसका, तो इनपुट आउटपुट रूटीन्स का क्या करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब सीपीयू डायरेक्ट इन मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता। एक्सेस करना है तो उसके लिए इनपुट आउटपुट रूटीन का क्या करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। किस मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में। अब देखो सेकेंडरी मेमोरी के कंटेंट को पहले ट्रांसफर्ड किया जाता है मेन मेमोरी में। किस में ट्रांसफर्ड किया जाएगा आपका, मेन मेमोरी में। और उसके बाद ही उन्हें सीपीयू क्या करता है, एक्सेस करता है। उदाहरण जैसे देखो आपका कौन कौन सा उदाहरण हो गया आपका, तो सीडी रोम हो गया, डीवीडी हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क इत्यादि। ये सब क्या होंगे आपके सेकेंडरी। मतलब सीधा सीधा याद रखना, सेकेंडरी मेमोरी को सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता। उसके लिए क्या लगा रहता है, इनपुट आउटपुट रूटीन लगा रहता है। ठीक है, अब उसका क्या देखते हैं हम लोग, टाइप्स देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी का। तो कौन कौन सा टाइप्स होता है, देखो सेकेंडरी मेमोरी का, तो सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, डायरेक्ट एक्सेस होता है, मतलब क्रम अनुसार, और डायरेक्ट मतलब जैसा कोई क्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता। सीक्वेंशियल में देखो मैग्नेटिक टेप एक ही टाइप होगा, कौन सा होगा आपका, मैग्नेटिक टेप। तो ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव मैग्नेटिक टेप किस टाइप की मेमोरी है, तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। और या फिर आप क्या बोल सकते हो, सेकेंडरी मेमोरी। दूसरा है आपका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में कौन कौन सा मेमोरी होता है, तो देखो मैग्नेटिक डिस्क होता है, चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क होता है। ठीक है, और क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। ये तीन याद रखना। उसके बाद देखो मैग्नेटिक डिस्क को दो भाग में बांट देते हैं, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क को कितने भाग में, दो, फ्लॉपी और हार्ड। उसके बाद ऑप्टिकल में देखो BRD, CD रोम, CDR, CD रीड राइट और DVD। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में पेन ड्राइव होता है और मेमोरी कार्ड होता है, जिसका इस्तेमाल हम प्राय करते हैं। तो इसमें देखो
इसका क्या करते हैं, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले आपका मैग्नेटिक टेप है, फिर मैग्नेटिक डिस्क है, फिर ऑप्टिकल डिस्क है, फिर आपका चौथा है यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ये किसके टाइप्स हैं आपके, सेकेंडरी मेमोरी के। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक टेप को। तो यह देखने में किसी पुराने ज़माने के, मतलब मैग्नेटिक टेप को ही आप देख लो, देखो डायग्राम में कैसे दिख रहा है, तो एकदम पुराने ज़माने का क्या है, टेप रिकॉर्डर, ठीक है। या देखने में किसी पुराने ज़माने के टेप रिकॉर्डर की कैसेट की तरह होती है। इसमें प्लास्टिक के रिबन पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। देखो ये प्लास्टिक का रिबन दिख रहा है जिसमें चुंबकीय पदार्थ की क्या है, परत चढ़ी होती है, जिस पर डेटा स्टोर करने के लिए हेड का प्रयोग किया जाता है। हम डेटा को स्टोर करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, हेड का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल टेप रिकॉर्डर की तरह इस डेटा का कितनी बार लिखा और क्या किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। मतलब टेप रिकॉर्डर में आप डेटा को बहुत बार क्या कर सकते हो, लिख सकते हो और बहुत बार मिटा सकते हो। सेम हम मैग्नेटिक टेप में भी यह कर सकते हैं। यह काफ़ी सस्ते होते हैं। तो इसको 2-3 पॉइंट है, इसको अच्छे से क्या करना है, आपको याद रखना है। डायग्राम भी ज़रूरी है। डायग्राम अगर आपको थ्योरी लिखना है तो डायग्राम बनाना है। तो मैग्नेटिक डिस्क देखो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2। कौन कौन सा, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। कौन कौन सा होगा, एक होगा आपका फ्लॉपी डिस्क होता है और एक होता है हार्ड डिस्क। सबसे पहले देखते हैं फ्लॉपी डिस्क। क्या होता है फ्लॉपी डिस्क, तो फ्लॉपी डिस्क एक बहुत पतले प्लास्टिक की गोल डिस्क होती है जो एक प्लास्टिक के कवर में बंद रहती है। किसके कवर में, प्लास्टिक के कवर में बंद रहती है। इस डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। देखो ये प्लास्टिक के कवर में बंद है ना, तो गोल डिस्क इसके अंदर है। ये देखो ऐसा गोल डिस्क रहता है, इसके अंदर है, जो प्लास्टिक के कवर में क्या है, बंद है। इस डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। किसकी, चुंबकीय पदार्थ की। फ्लॉपी डिस्क आकार और स्टोरेज के आधार पर 2 प्रकार की होती है, ठीक है। इसके आकार और स्टोरेज के आधार पर हम इसको 2 प्रकार में बांट देते हैं, एक मिनी फ्लॉपी और एक माइक्रो फ्लॉपी, ठीक है। कौन कौन सा होगा, मिनी फ्लॉपी होता है और एक होता है आपका माइक्रो फ्लॉपी। अब देखो मिनी फ्लॉपी का जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो कितना होता है, तो 3.5 इंच का होता है और इसकी स्टोरेज क्षमता जो है 1.44 MB होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में, स्टोरेज क्षमता कितना, तो 1.44 MB होती है। इसे कंप्यूटर की रीड करने के लिए 3.5 इंच के फ्लॉपी डिस्क रीडर की आवश्यकता होती है। यह लगभग 360 RPM यानी रिजोल्यूशन पर मिनट यानी चक्कर, घूर्णन प्रति मिनट की दर से घूमती है। कितने मिनट प्रति दर, तो 360 RPM, ठीक है। रिजोल्यूशन पर मिनट की घूर्णन गति के अनुसार क्या करता है, वो घूमता है। इसकी स्टोरेज क्षमता को याद रखना है, इसके व्यास को याद रखना है, मतलब साइज को कितना होता है, तो 3.5, ठीक है। और इसका स्टोरेज कितना होता है, तो 1.44 MB। अब दूसरा देखें माइक्रोफ्लॉप। माइक्रोफ्लॉपी का व्यास जो है उससे ज़्यादा रहेगा, देखो 5.5 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी स्टोरेज क्षमता भी इससे ज़्यादा, इससे क्या कर दो आप, डबल कर दो। 1.44 को क्या कर दो, 2.88 MB। इसका कितना था, 1.44 था, तो इसको क्या कर देंगे, हम डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.8 MB है। इसे भी रीड करने के लिए 5.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क रीडर की आवश्यकता होती है। तो इसमें 3.5 को याद रखना, इसमें 5.5 को रखना। इसका स्टोरेज क्षमता 1.44 और इसके स्टोरेज क्षमता कितना है, तो 2.88 MB, ठीक है। तो ये किसके टाइप्स है, फ्लॉपी डिस्क के। उसके आकार के अनुसार और स्टोरेज के अनुसार हम किसके कितने भाग में बांट दिए हैं इसको, 2, मिनी फ्लॉपी और कौन सा फ्लॉपी हो गया आपका, एक माइक्रो फ्लॉपी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव। अब देखो आपको बता दें कि दुनिया की पहली हार्ड डिस्क ड्राइव के निर्माता IBM है, जिसे 1980 में क्या किया गया था, बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 1980 में, ठीक है। तो याद रखना पहली हार्ड डिस्क किसने बनाया था, तो IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये कंपनी है, इसके द्वारा हार्ड डिस्क बनाया गया था, ठीक है। यह एक एल्युमिनियम धातु की डिस्क होती है जिस पर पदार्थ का लेप चढ़ा होता है, ठीक है। किसकी, एल्युमिनियम धातु की डिस्क होती है जिस पर पदार्थ का क्या चढ़ा होता है, लेप चढ़ा होता है। यह डिस्क एक धुरी पर बड़ी तेज़ी से घूमती है, मतलब ये देखो यहाँ से घूमना स्टार्ट करता है तो बड़ी तेज़ी से घूमती है और इसकी गति RPM यानी रिजोल्यूशन पर मिनट, घूर्णन प्रति मिनट में मापा जाता है। तो इसकी गति को किससे मापा जाता है, तो RPM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रिजोल्यूशन पर मिनट। हार्ड ड्राइव में ट्रैक और सेक्टर में डेटा स्टोर होता है।
एक सेक्टर में 512 बाइट डेटा स्टोर होता है। ठीक है, एक सेक्टर में कितना डेटा स्टोर होता है? तो 512 बाइट का डेटा क्या होता है? स्टोर होता है। याद रखना, ट्रैक और सेक्टर में बांटा जाता है। एक सेक्टर में 512 बाइट डेटा क्या होता है? आपका स्टोर होता है। वर्तमान में 1 टेराबाइट से लेकर 100 टेराबाइट तक की हार्ड डिस्क उपलब्ध है। कितने से कितने तक? तो 1 टेराबाइट से लेकर 100 टेराबाइट तक। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में पॉलीकार्बोनेट की गोल्ड डिस्क होती है। इसको याद रखना, किसकी गोल्ड डिस्क होती है? तो पॉलीकार्बोनेट की, जिस पर एक रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ऑप्टिकल डिस्क में किसकी लेप रहती है? तो पॉलीकार्बोनेट की गोल्ड डिस्क होती है, रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। ऑप्टिकल डिस्क में डेटा डिजिटली रूप से सुरक्षित रहता है। कैसे रहता है सुरक्षित? ये तो डिजिटली रूप से, मतलब कोई भी डेटा डिजिटल रूप से आप सुरक्षित रख सकते हो। डेटा को ऑप्टिकल डिस्क पर रीड और राइट करने के लिए कम क्षमता वाले लेजर प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ज़्यादा क्षमता वाले लेजर प्रकाश नहीं, कम क्षमता वाले लेजर प्रकाश का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रीड और राइट करने के लिए। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क 3 प्रकार की होती है। अब देखो ये ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन से 3 प्रकार की? तो एक CD, दूसरा DVD और तीसरा आपका ब्लू रे। ये तीनों को याद रखना है, ये ऑप्टिकल का टाइप्स है। पहला देखते हैं CD। अब देखो CD का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको याद रखना है, क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है। इसकी क्षमता हार्ड डिस्क के कम और फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा होती है। हार्ड डिस्क से कम होगी और फ्लॉपी से ज़्यादा। इसमें कुछ 700 MB के डेटा को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। सीधा साइज को पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, CD में कितना डेटा? तो 700 MB का डेटा को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसमें डेटा लगभग 30 वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन इसकी सतह पर स्क्रैच आने पर डेटा को रीड और राइट करने में परेशानी होती है। ठीक है, मतलब 30 वर्ष तो रख तो सकते हो, लेकिन जैसे ही स्क्रैच आ गया तो फिर हम उसको रीड राइट नहीं कर सकते, फिर वो अटकने लगता है। आप CD यूज़ किए हो, आप CD के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। हम चलाते हैं ना, पहले मूवी देखते थे, तो वो जैसे ही स्क्रैच आता था तो फिर क्या होने लगता था? रुकने लगता था। ठीक है, तो ये सब क्या करना है आपको? इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को अच्छे से याद करना है। फिर आपका आ गया DVD। स्टोरेज के CD का कितना है आपका? 700 MB। ठीक है, कितना है? 700 MB। तो आप इसको याद रखना। फ्लॉपी डिस्क का कितना होता है? एक का होता है 1.44 मिनी का, और माइक्रो का कितना होता है? तो 2.88। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा। तो फ्लॉपी डिस्क भी क्या होता है? MB में होता था ना, 1.44 MB। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं CD के बाद। CD के बाद क्या देखेंगे हम? DVD देखेंगे। तो चलो देखते हैं DVD। तो देखो CD में एक चीज़ याद है, वार्म, इसको याद रखना है। रीड राइट करते हैं, वार्म से करते हैं। DVD, अब DVD का फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखना है। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फुल फॉर्म क्या होगा? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। CD की अपेक्षा DVD यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क की स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है, उससे ज़्यादा होगी, लेकिन देखने में यह दोनों एक जैसी लगती है। भाई साइज़ देखना दोनों का सेम रहता है, पता नहीं चलता आपको कौन CD कौन DVD, जब तक वो पढ़ोगे नहीं, ऊपर में लिखा रहता है। ठीक है, तो देखने में दोनों क्या लगेगी? एक जैसे लगती है। DVD की स्टोरेज क्षमता करीब 4.7 GB से लेकर 17 GB तक होती है, लेकिन स्क्रैच वाली समस्या यहाँ भी होती है। मतलब स्टोरेज कैपेसिटी तो बढ़ गया, उसका कितना था? 700 था, और इसका कितना पहुँच गया आपका? 4.7 GB से लेकर 17 GB तक। ठीक है, बहुत डेटा स्टोर होता है किसमें? आपका DVD में। लेकिन स्क्रैच वाली समस्या यहाँ भी है, मतलब स्क्रैच हुआ तो आपके DVD क्या होता है? वो चलने में उसको परेशानी होने लगता है, फिर वो क्या होता है? रुकने लगता है। ठीक है, तो याद रखना उसको। उसके बाद है आपको ब्लू रे। अब देखते हैं तीसरा टाइप आपका ब्लू रे। तो ब्लू रे देखने में CD और DVD की तरह होती है, लेकिन इसको रीड और राइट करने के लिए लेज़र प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। किसको रीड और राइट करने के लिए? तो ब्लू रे को रीड और राइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका लेज़र लाइट की। वह नीले रंग जैसी बैंगनी किरण होती है, इसलिए इसे ब्लू रे कहा जाता है। ठीक है, ये देखो उसका अलग दिखता था ऊपर वाला कवर, और इसका कैसा दिखता है? आपका ब्लू दिखता है। बैंगनी किरण के कारण ये कैसे दिखेगा? आपका ब्लू दिखेगा, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया? ब्लू रे। ठीक है, इस प्रकाश की वजह से ब्लू रे डिस्क पर 50 GB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। 25 से 50। ठीक है, कितना तक का डेटा स्टोर होगा? तो 25 से 50 तक का डेटा जो है इसमें क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है, अब देखते हैं USB फ्लैश ड्राइव।
तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव, अरे आजकल बहुत चल रहा है, आजकल आप अपने घर में यूएसबी फ्लैश ड्राइव रखे ही रहते हो अपने पास। यह वर्तमान की सबसे पॉपुलर और पोर्टेबल सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। पोर्टेबल मतलब कहीं भी ले जाओ, ठीक है, यहाँ से आप कहीं जा रहे हो तो इसको क्या कर लो, आप रख लो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा भी चल रहा है ये, जो यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर में जोड़ी जाती है, जिसे हम पेन ड्राइव के नाम से भी पुकारते हैं, बोलते हैं ना पेन ड्राइव, तो यही तो पेन ड्राइव है, जिसको हम क्या बोलेंगे, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ठीक है। तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव का एक और कौन सा नाम है, तो पेन ड्राइव है। तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से जानना है। इसका प्रयोग वीडियो, ऑडियो के अलावा अन्य डेटा को सेव करने के लिए किया जाता है। अब देखो इसका साइज़ जो है जीबी में आता है 4, 8, 16, ठीक है, 64, 128, इस प्रकार के उसके एक क्रम होता है। उस क्रम में बहुत सारे स्टोरेज के आजकल क्या उपलब्ध है, आपका पेन ड्राइव उपलब्ध है, ठीक है। प्रयोग तो भाई आप जानते हो, इसका प्रयोग करते हो तो वीडियो, ऑडियो के अलावा अन्य डेटा को भी क्या कर सकते हो, इसमें सेव कर सकते हो। फिर आपका देखो बाइनरी डिजिट, अब हम देखते हैं बाइनरी डिजिट क्या होता है। तो बाइनरी डिजिट देखो, कंप्यूटर मेमोरी में डेटा 0 और 1 के रूप में स्टोर रहता है। भाई 0 और किस में रहेगा, 1 में ही रहता है, याद रखना ना, 0 और 1 के रूप में क्या रहेगा, संग्रहित रहता है। इन दोनों संख्याओं को बाइनरी डिजिट और बिट्स कहा जाता है। क्या बोलेंगे, बाइनरी डिजिट और बिट्स कहा जाता है। तो बाइनरी डिजिट मतलब 0 और 1, एक चीज़ को अपने दिमाग में आप क्या कर लो, स्टोर कर लो। बाइनरी डिजिट मतलब 0 और 1, प्रत्येक अंक एक बीट को प्रस्तुत करता है। जितने जो अंक है वो क्या करता है, एक बीट को प्रस्तुत करता है। इसलिए कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बीट होती है। तो ये क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपकी बीट है। क्या होगा, बीट, ठीक है। मेमोरी के छोटे छोटे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इन बाइनरी डिजिट का एक सेट बनाया जाता है। इसकी शुरुआत 8 डिजिट या 8 बिट जैसे 100110001 से होती है। ये 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में बीट नहीं दिया रहेगा तो फिर बाइट छोटी हो जाएगी, बीट नहीं रहेगा तो कौन हो जाएगा, आपका बाइट हो जाएगा। तो ये 8 बिट मिलकर क्या बनाता है, आपका एक बाइट बनाता है, ठीक है। तो ये बाइनरी डिजिट को आपको बता दिया, सबसे छोटी इकाई बीट है, बीट से क्या बनेगा, आपका बाइट बनेगा। तो आगे हम देखेंगे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितने बीट से कितने बाइट, ये सबको क्या करेंगे हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो 8 बीट को याद रखना, 8 बीट से क्या बनता है, एक बाइट बनता है। देखो बीट इज इक्वल टू 0 या 1, क्या होगा, जो बीट है वो कहाँ से शुरू होता है, आपका 0 या 1 से। अब 4 बीट से क्या बनता है, एक निबल बनता है। 4 बीट से क्या बनेगा, एक निबल बनेगा। 2 निबल और 8 बीट से एक बाइट बनता है, ठीक है। 2 निबल और 8 बीट से क्या बनता है, एक बाइट बनता है। उसके बाद देखो आपका 1024, ये क्रम को याद रखना है और इसी को बढ़ाते जाना है। 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, किलो बाइट। 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB, मेगाबाइट। 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB, ठीक है। 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB। 1024 TB इज इक्वल टू 1 PB, पेंटाबाइट, ठीक है। फिर देखो 1024 PB इज इक्वल टू 1 EB, एक्साबाइट बोलते हैं। 1024 EB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 GB, जेटाबाइट, ठीक है। 1024 GB इज इक्वल टू 1 YB। 1024 YB इज इक्वल टू 1 BB। 1024 BB इज इक्वल टू 1 GB, ठीक है। तो ये सबको क्या करना है, आपको याद करना है। और इसको याद कर लिए मतलब आपका मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाता है, आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसको देखो, इसको बनाने का अलग तरीका है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, एक टेबल बना के आपको बता दिया हूँ कि बीट कैसे बनेगा, बाइट कैसे बनेगा, किलोबाइट कैसे बनेगा, मेगाबाइट कैसे बनेगा, गीगाबाइट कैसे बनेगा, सब इसमें क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो इसको क्या करना, अच्छे से पढ़ना है आपको कि पूरा मेमोरी क्या होता है, मेमोरी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो मैं बताया मेमोरी 2 टाइप्स के, प्राइमरी और सेकेंडरी। पूरा प्राइमरी को क्या किए हैं, हम डिस्क्राइब किए हैं, और उसके बाद किसको डिस्क्राइब किए, सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाता है, इसको भी याद रखना है। मतलब आपको पूरा प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम को याद रखना है, बाकी आपको सेकेंडरी मेमोरी को भी बहुत अच्छे से देखना है। थैंक यू।